हेलो गाइस, दिस इज़ मनप्रीत। वेलकम टू सत्यम एजुकेशन हब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टडी जीके सेट 16 को। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सरस्वती सम्मान साहित्य कार्यों के लिए कितनी भाषाओं में दिया जाता है? ये जो सम्मान है यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और इसको शुरू किया गया था के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में। और इसको पहली बार दिया गया था हरिवंश राय बच्चन को उनकी रचनाओं के लिए। देखिए, इस सम्मान में एक शॉल दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह, और इसके साथ में ही 15 लाख रुपए की राशि भी दी जाती है। और इसको हमेशा ही साहित्यकारों के लिए ही दिया जाता है। और देखिए, इसकी जो भाषाएं हैं, यानी कि ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो जो हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत जिन 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, यानी कि जिनको दर्ज किया गया है, उन भाषाओं के लिए यह सम्मान दिया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22 भाषाओं में। कैपिटल एंड ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये जो पुस्तक है यह अर्थशास्त्र से संबंधित है। और देखिए, जो अमर्त्य सेन हैं ये भी एक अर्थशास्त्री हैं। और अगर हम इनकी एक फेमस बुक की बात करें तो इनकी एक फेमस बुक है कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर। शरद पवार हैं, इनकी भी एक फेमस बुक है लाइफ ऑन माई टर्म्स। साथ ही जो अनुज धर हैं, इनकी भी एक बुक है व्हाट हैपेंड टू नेताजी। लेकिन जो ये बुक है कैपिटल एंड ग्रोथ, ये पुस्तक है जॉन हिक्स की। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा भारतीय रेल का शुभंकर प्रतीक है? देखिए, यहाँ पर आपको दो चित्र दिखाए गए हैं, एक तो ये हाथी वाला है और एक है ये वाला लोगो। देखिए, ये जो है ये तो है इंडियन रेलवे का लोगो है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसका शुभंकर प्रतीक है वो कौन सा है। तो ऑप्शन में है मॉरिस जो कि एक बिल्ली, नंदी एक बैल, मुरुगन एक पेओकॉक और जो भोलू है और एक हाथी। देखिए, जो इसका शुभंकर है वो है एक भोलू हाथी। भोलू इसका नाम है और ये एक जीव है हाथी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भोलू नामक हाथी। देखिए, आप दोनों ही बातों में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर लोगो पूछा जाए तो ये इस प्रकार का है और अगर शुभंकर पूछा जाए तो ये भोलू हाथी हो जाएगा। ब्लू सिटी ऑफ इंडिया के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है? देखिए, जो जयपुर है राजस्थान का, इसको हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। और जो नासिक है इसको शराब का शहर के नाम से जाना जाता है। कोलकाता है, यह भारत की सांस्कृतिक राजधानी कही जाती है। लेकिन जो जोधपुर है जो कि राजस्थान में स्थित है, जहाँ पर राजस्थान जो हाईकोर्ट है उसका मुख्यालय स्थित है, तो इसको कहा जाता है ब्लू सिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पुराने समय में यहाँ के जो घर होते थे उनको नीले रंग से रंगा जाता था। भारतीय रेलवे संस्थान सिविल इंजीनियरिंग संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए, जो भारतीय रेलवे का एक संस्थान है सिविल इंजीनियरिंग संस्थान, इसकी स्थापना की गई थी 1959 में। और इसका जो मुख्य कार्य है ये है कि जो भारतीय रेलवे संस्थान में भर्ती होने वाले जो सिविल इंजीनियर हैं और व्यावसायिक लोग हैं उनको प्रशिक्षण देता है, यानी कि उनको ट्रेन करता है। और इसकी स्थापना की गई थी पुणे में और इसका हेडक्वार्टर भी है पुणे में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुणे। भारत का रेशम शहर किसे कहा जाता है? देखिए, जो भारत के राज्य हैं या मुख्य शहर हैं उनके भौगोलिक उपनाम भी बहुत बार पूछे जाते हैं और ये इसीलिए फेमस होते हैं क्योंकि यहाँ पर इनकी कोई ना कोई वस्तु फेमस होती है। बात करें अगर भागलपुर की, जो कि बिहार में स्थित है, इसको ही कहा जाता है भारत का रेशम शहर, क्योंकि यहाँ का एक टसर सिल्क है वो बहुत ही फेमस है। साथ ही जो भागलपुर है यह आमों के लिए भी बहुत ही प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। साथ ही जो कोच्चि है जो कि केरल में स्थित है, इसे पूर्व का वेनिस कहा जाता है। मदुरई है, इसे मंदिरों का शहर कहा जाता है, मदुरई जो कि तमिलनाडु में स्थित है। निम्न में से कौन से पुरस्कार को खेलों का ऑस्कर कहा जाता है?
देखिए ऑस्कर की बात करें तो यह फिल्म इंडस्ट्री में दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि खेलों का ऑस्कर किसे कहा जाता है, यानी कि कोई ऐसा स्पोर्ट्स अवार्ड है जिसे खेलों का ऑस्कर कहा जाता है। तो देखिए ये कहा जाता है जो लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड हैं इनको कहा जाता है खेलों का ऑस्कर। ये जो अवार्ड है इसकी शुरुआत की गई थी 1999 में, लेकिन इसको पहली बार बांटा गया था, यानी कि पहली बार इसकी सेरेमनी हेल्ड की गई थी 2000 को। अगर बात करें हम लॉरियंस स्पोर्ट्स वर्ल्ड अवार्ड की, तो देखिए ये एक प्रकार के एनुअल अवार्ड हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, और ये अवार्ड उन टीम्स को और उन व्यक्तियों को यानी कि प्लेयर्स को दिया जाता है जिन्होंने पूरे साल में कुछ स्पोर्ट्स की अचीवमेंट्स प्राप्त की हों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नट पूजा लोक नृत्य कौन से राज्य का प्रसिद्ध है? देखिए जो गोवा है यहाँ के कुछ लोक नृत्य प्रसिद्ध हैं। एक तो है मंडी, एक डाकनी और एक है खोल। तो ये 3 नृत्य तो हैं गोवा के। बात करें अगर मिजोरम की, तो यहाँ का एक चिराव नृत्य और एक है खानमत नृत्य, ये दोनों यहाँ के फेमस हैं। अरुणाचल प्रदेश के 2 नृत्य हैं जो काफ़ी फेमस हैं, एक तो है मुखौटा नृत्य और एक है युद्ध नृत्य। युद्ध नृत्य और मुखौटा नृत्य है, इन दोनों के बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है। और अगर बात करें हम कि जो नट पूजा लोक नृत्य है ये कहाँ का प्रसिद्ध है, तो देखिए ये है असम का। साथ ही असम के कुछ अन्य महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं, एक तो है बागुरुम्बा, एक है बिहू और एक है पिछुआ। और जो बिहू है इसे रोगली बिहू भी कहा जाता है। तो ये बातें भी आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है इसे हाल ही में 2019 में गठित किया गया है। इसके लिए एक विधेयक लाया गया था, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक 2019, और इसको 2019 में संसद के द्वारा पारित कर दिया गया है। देखिए इससे पहले 1956 में भारतीय चिकित्सा परिषद की स्थापना की गई थी, लेकिन अब इसके स्थान पर एक आयोग बना दिया गया है और इसके स्थान इस आयोग ने ले लिया है। बात करें अगर इसका मुख्य कार्य क्या है, तो देखिए इसके द्वारा जो भी मेडिकल शिक्षा होगी उसको कंट्रोल में किया जाएगा। तो इसको पहले अध्यक्ष बने हैं वो हैं सुरेश चंद्र शर्मा। अगर बात करें हम ओम बिरला की, तो ये वर्तमान में जो 17वीं लोकसभा है इसके अध्यक्ष हैं। पी लक्ष्मण रेड्डी हैं, ये आंध्र प्रदेश के पहले लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं। और जो राजीव बंसल हैं यह एयर इंडिया के पहले CMD नियुक्त किए गए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुरेश चंद्र। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यह पहली बार गठित किया गया है और ये पहले ही इसके अध्यक्ष हैं और इसके लिए विधेयक लाया गया था, इसी वजह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। रोजर्स कप कौन से खेल से जुड़ा है? हॉकी है, क्रिकेट है, टेनिस है और फुटबॉल है। ये आपके पास ऑप्शन है और आपको बताना है कि जो रोजर्स कप है ये कौन से खेल से जुड़ा है। देखिए बात करें अगर हम हॉकी की, तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है। एक तो है सुल्तान अजमल शाह कप और एक है स्टेनली कप। तो ये तो हो जाएंगे हॉकी के। क्रिकेट की बात करें तो इसकी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कप हैं वो हैं, और जैसे कि एशेज ट्रॉफी हो जाएगी, रणजी ट्रॉफी या फिर शारजाह कप है, ये क्रिकेट से संबंधित है। और बात करें अगर हम रोजर्स कप की, तो रोजर्स कप है टेनिस से संबंधित। बात करें अगर फुटबॉल की, तो फुटबॉल क्लब से इसी के जैसा ही एक कप आता है रोवर्स कप। तो जो रोवर्स कप है वो तो संबंधित है फुटबॉल से, लेकिन जो रोजर्स कप है ये संबंधित है टेनिस से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा रोजर्स कप और रोवर्स कप दोनों ही अलग अलग हैं। ब्रह्मोस 2 किस प्रकार की मिसाइल है? देखिए जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये भारत और रूस की एक मिश्रित मिसाइल है और इसका नाम भी 2 नदियों के नाम रखा गया है। एक तो है भारत की ब्रह्मपुत्र और एक है रूस की मॉस्को नदी। देखिए अगर हम बात करें कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसके 2-3 वर्जन आ चुके हैं। तो अगर हम बात करें कि जो ब्रह्मोस है, अकेली ब्रह्मोस मिसाइल है वो कैसी है, तो देखिए वो तो है सुपरसोनिक मिसाइल। लेकिन जो ब्रह्मोस 2 मिसाइल है ये एक प्रकार की है हाइपरसोनिक मिसाइल। अगर बात करें हम सबसोनिक मिसाइल के बारे में, तो इसमें एक भारत की प्रमुख मिसाइल आती है निर्भया मिसाइल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी हाइपरसोनिक मिसाइल। देखिए इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल किस प्रकार की है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अगर हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, तो देखिए ब्रह्मोस 2 है ये दुनिया की पहली एंटी शिप क्रूज मिसाइल है और यह जहाज,
पनडुब्बी एयरक्राफ्ट और लैंड बेस्ड मोबाइल लॉन्चर होते हैं, इनसे लॉन्च इनको किया जा सकता है। तो ये इसकी खासियत है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तोलोलिंग की लड़ाई भारत और कौन से देश के बीच में हुई थी? देखिए जो तोलोलिंग है ये जम्मू कश्मीर के लेह और लद्दाख के आसपास एक ऊंची चोटी है। और जो करगिल का युद्ध है जो कि 1999 में फाइट किया गया था, इसी को ही तोलोलिंग की लड़ाई कहा जाता है, क्योंकि इस युद्ध में जो तोलोलिंग की चोटी थी ये काफ़ी इसमें बेहद अहम थी, क्योंकि इस पर ही युद्ध किया गया था। और ये जो करगिल का युद्ध है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर हम भारत और चीन के युद्ध के बारे में बात करें तो देखिए 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। पाकिस्तान के साथ में हमारा 1971 और 1965 और 1999 3 बार युद्ध हो चुका है। दृष्टिवैषम्य यानी कि एस्टिमैग्मेटिज्म बीमारी के उपचार में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? देखिए हमें दृष्टिवैषम्य तो याद रह जाता है, लेकिन जो एस्टिमेटिज्म है ये इंग्लिश में डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये कौन से शरीर के अंग से संबंधित है। तो यहाँ से हमें ध्यान रखना है कि ये है आँख से संबंधित। और जो दृष्टिवैषम्य है इससे संबंधित जो लेंस है वो यूज़ किया जाता है बेलनाकार लेंस यानी कि सिलेंड्रिकल लेंस। अगर हम अवतल लेंस की बात करें तो देखिए अवतल लेंस यूज़ किया जाता है निकट दृष्टि दोष में, जिसमें हमें निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु सही दिखाई नहीं देती। उत्तल लेंस है यह दूर दृष्टि दोष के लिए किया जाता है यूज़, और इसमें हमें दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। और जो द्विफोकल लेंस है यानी कि बायोफोकल लेंस होता है इसका यूज़ किया जाता है जरा दृष्टि दोष में, यानी कि इसमें इस प्रकार से लेंस इस प्रकार से एक चश्मा होगा, इसमें ऊपर की तरफ तो यूज़ किया जाएगा अवतल लेंस और नीचे की तरफ यूज़ किया जाएगा उत्तल लेंस। तो ये सारे फैक्ट्स भी आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वेग और समय का गुणनफल क्या कहलाता है? देखिए वेग है ये एक प्रकार की सदिश राशि है और समय है, इन दोनों का अगर हम गुणनफल की बात करें तो ये कहलाता है विस्थापन। बात करें अगर हम विस्थापन की तो देखिए ये भी एक प्रकार की सदिश राशि है। और जो विस्थापन है मान लीजिए इस प्रकार की कुछ दूरी है, हम यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहे हैं, तो देखिए अगर या तो हम इस वे से जाएं तो ये तो कहलाएगी दूरी यानी कि डिस्टेंस, लेकिन अगर हम यहाँ से यहाँ पर जाएं तो ये हमारा कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। यानी कि कोई भी 2 पॉइंट हैं उनके बीच में कोई भी मिनिमम दूरी है तो उसको हम विस्थापन कहते हैं। अगर बात करें हम संवेग की तो देखिए इसको क्या किया जाता है द्रव्यमान इंटू वेग के द्वारा, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी। देखिए जो वेग है इसको वेलोसिटी कहा जाता है, लेकिन जो चाल होती है उसको हम स्पीड कहते हैं। तो इन दोनों में ही फर्क है, वेग हो जाएगी सदिश राशि और जो स्पीड होती है ये हो जाएगी एक अदिश राशि। अगर हम बात करें आवेग की तो देखिए समय इंटू बल है उसको हम आवेग जानते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विस्थापन। हाइड्रोलिक प्रेस कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? देखिए ये जो चित्र है ये हाइड्रोलिक प्रेस का है। अगर हम बात करें बार्नौली प्रमेय की तो देखिए जो बार्नौली सिद्धांत है इस पर जो हवाई जहाज होते हैं वो कार्य करते हैं। पास्कल का सिद्धांत है इस पर कार्य करती है। जो हाइड्रोलिक प्रेस है या फिर हाइड्रोलिक ब्रेक है ये इस सिद्धांत पर कार्य करती हैं। और आर्किमिडीज के सिद्धांत हैं यह तैरने से संबंधित हैं, और जो पनडुब्बियाँ हैं और जो जहाज हैं वो इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पास्कल का सिद्धांत। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है तो ध्यान में रखिएगा। चौसा का युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया था? जो चौसा का युद्ध है ये लड़ा गया था 1539 में, और ये जो युद्ध है ये लड़ा गया था हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य में। इसको फाइट किया गया था 26 जून को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस युद्ध में हुमायूं और शेर शाह सूरी में से शेर शाह सूरी जीत गया था लेकिन हुमायूं हार गया था। इसके बाद में 1540 में एक युद्ध लड़ा गया था कन्नौज का युद्ध, जिसको हम बिलग्राम का युद्ध बोलते हैं, और इसमें भी हुमायूं हार गया था और शेर शाह सूरी जीत गया था। और इस युद्ध के बाद में हुमायूं को भारत से निर्वासित कर दिया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम द्वीप वेलिंगटन द्वीप कौन से राज्यों में स्थित है? देखिए जो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम द्वीप है उसका तो नाम है वेलिंगटन द्वीप, और ये जो स्थित है ये स्थित है केरल में।
सिंगालीला नेशनल पार्क कौन से राज्यों में स्थित है? देखिए मध्य प्रदेश की बात करें तो इसको टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है और इसमें एक वन विहार नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है, ये इसी राज्य में स्थित है। तमिलनाडु का हमने एक सर्वश्रेष्ठ नेशनल पार्क की बात की थी जो कि एक टाइगर रिजर्व था, सत्यमंगलम, वो यहाँ पर स्थित है। कर्नाटक में है, कुंद्रेमुखे है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। बनेरघट्टा भी कर्नाटक में ही स्थित है, लेकिन जो सिंगालीला नेशनल पार्क है ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? देखिए भारत के एक सिविल इंजीनियर थे श्रीधरन, इनको जाना जाता है मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से। इन्हें क्यों जाना जाता है? क्योंकि यह 1995 से लेकर 2012 तक दिल्ली मेट्रो के निर्देशक रहे थे और जो दिल्ली मेट्रो है और कोंकण रेलवे है, इन दोनों के लिए ही इनका विशेष महत्व रहा है, इनका काफ़ी योगदान रहा है और इनको 2001 में पद्मश्री और 2008 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ई श्रीधरन। चंद्र ग्रहण के दौरान कौन मध्य में होता है? देखिए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण है, इन दोनों के लिए आप 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। एक तो याद कर लीजिएगा PMS और एक याद कर लीजिएगा SPM, यानी कि आप प्राइम मिनिस्टर को याद करके एक बार S आगे लगा देना और एक बार आप पीछे लगा देना। P से कर लीजिएगा पृथ्वी, M से हो जाएगा मून और S से हो जाएगा सन। देखिए लास्ट वाले को आपने इसमें पॉइंट करना है, लास्ट वाले को आपको गोला रखना है और दूसरे वाले को आपने सेम ही रखना है। देखिए अगर S की बात करें तो ये हो जाएगा सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा होगा और जो मून है यानी कि जो चंद्र ग्रहण है उसमें चंद्रमा और जो सूर्य है इन दोनों के बीच में पृथ्वी होगी। तो जो चंद्र ग्रहण का पूछा गया है तो मून और सन के बीच में कौन होगी? पृथ्वी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी। रिपीट कर देते हैं, आपको PMS याद करना है और आपको SPM याद करना है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर का आप जोड़ा याद में रख लेना। एक बार तो गोला कर लेना S को और एक बार कर लेना M को, लास्ट वाले पॉइंट को गोला करना है। ये हो जाएगा सूर्य ग्रहण और ये हो जाएगा चंद्र ग्रहण। सूर्य और पृथ्वी के बीच में हो जाएगी मून और मून और सूर्य के बीच में हो जाएगा पृथ्वी। तो ये आपके ग्रहण इस तरीके से आपको याद में हो जाएंगे। जो चंद्र ग्रहण है यह पूर्णिमा के अवसर पर होता है और जो सूर्य ग्रहण है यह अमावस्या के समय में होता है। लोकप्रिय पेय पदार्थ कॉफ़ी पौधे के कौन से हिस्से से प्राप्त होती है? इस डायग्राम में आप देख के बता सकते हैं कि यह कौन से हिस्से से प्राप्त होती है। तो ये प्राप्त होती है बीज से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इन बीजों को ही पीस कर बाद में इसको पाउडर के रूप में चेंज कर लिया जाता है। पिंजर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पुस्तक है, ये अमृता प्रीतम ने लिखी है और इसमें रूपा नामक एक लड़की की कहानी को लिखा गया है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमृता प्रीतम। और जो अमृता प्रीतम है ये एक पंजाबी लेखक हैं। कृष्णा सोबती का 25 जनवरी 2019 को निधन हो गया है। यह कौन से क्षेत्र से संबंधित है? देखिए ये एक है लेखिका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और इनको हिंदी साहित्य की ग्रैंड डैम में कहा जाता है और इनकी कुछ फेमस बुक्स हैं, आपको ध्यान में रखनी है। एक तो है जिंदगी नामा, बादलों के गोले, सूरजमुखी अंधेरे के, और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है। प्लूटो के चांद का नाम क्या है? प्लूटो है ये एक प्रकार का बोना ग्रह है और यह क्यूपर बेल्ट में पाया जाता है। अगर बात करें गैनीमेड की तो ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन है यह शनि का उपग्रह है। और बात करें अगर हम प्लूटो की तो देखिए इसका एक चांद है चेरोन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पर्यावरण में प्रदूषक की मौजूदगी आमतौर पर ppm में व्यक्त की जाती है। इसका विस्तारित रूप क्या है? देखिए प्रदूषण का मापक करने के लिए हम इसके लिए ppm एक डिजिट यूज करते हैं और इसकी फुल फॉर्म होती है पार्ट्स पर मिलियन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चौथी बौद्ध परिषद की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए जो चौथी बौद्ध परिषद है इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। महाकश्यप है इन्होंने पहली बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी, सबाकामी ने दूसरी और मोगलीपुत्र ने तीसरी और वसुमित्र हो जाएगा चौथी बौद्ध परिषद के अध्यक्ष। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
कौन सा बांध रावी नदी पर बनाया गया है? आपके पास ऑप्शन है पौंग, बगलीहार, उकाई और रंजीत सागर। आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है और इसके बारे में जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उसको भी आप डिस्क्राइब करिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।